हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, कल आपका एग्जाम है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग 100 गोल्डन पॉइंट्स ऑफ फार्माकोलॉजी की बात करने वाले हैं। मतलब क्या है, 100 वन लाइनर्स में पूरी फार्माकोलॉजी इस वीडियो में कवर होने वाली। नेक्स्ट विद इन 20 टू 25 मिनट्स में पूरी फार्माकोलॉजी मैं आपको रिवाइज करूंगा वन लाइनर्स के फॉर्म में। और आप इस कंप्लीट उससे आप फार्माकोलॉजी रिवाइज कर सकते हो, और ऐसे ही वन लाइनर के क्वेश्चन कल आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, चीजों को समझना, साथ साथ में अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको रिकॉल करना। तो आपका जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा एनहेंस हो जाएगा और हम लोग इजी पूरी फार्माकोलॉजी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आया फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोलॉजी से फार्माकोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द व्हाट आर ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक क्या डिस्क्राइब करता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। मतलब क्या है, डी फॉर डायनेमिक, डी फॉर ड्रग डज टू द बॉडी। एंड व्हाट द मीन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक डिस्क्राइब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, जस्ट अपोजिट। फार्माकोडायनेमिक व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, एंड फार्माकोकाइनेटिक व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स आर डेवलप फॉर द रेयर डिसीजेस। ऑर्फन ड्रग्स किससे रिलेटेड होते हैं, ऑर्फन ड्रग्स रिलेटेड टू द रेयर डिसीजेस। जहां भी ऑर्फन ड्रग्स का नाम आ जाए वहां पे आ जाते हैं रेयर डिसीजेस। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये होता है हमारा ऑर्फन ड्रग्स फॉर रेयर डिसीजेस। फॉर एग्जांपल बैक्लोफेन हो गया और डेस्मोप्रोसिन हो गया, ये क्या होगा, ये हमारे कुछ ऑर्फन ड्रग्स की बात होगी। ठीक है, इसेंशियल ड्रग होते हैं फॉर द सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो दो टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, रेयर डिसीज आया ऑर्फन ड्रग पे जाएंगे, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन आया इसेंशियल ड्रग पे जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Intrathecal administration used for the spinal anesthesia, for example, in a subarachnoid space. Now, sublingual route avoid the first metabolism, example nitroglycerin, and in sublingual route we keep the medicine below our tongue. Okay. Next, bioavailability. Bioavailability is the rate and extent of the drug absorption, and for IV route, the bioavailability is 100%. That is highest for IV route, and अगर हम ओरल रूट की बात करें तो बायोअवेलेबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू द फर्स्ट फॉस मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, एसिडिक ड्रग। अब हमारी जो ड्रग्स होती है जाके कुछ ना कुछ प्रोटीन्स पे बाइंड करती है। तो जो एसिडिक ड्रग होती है, एसिडिक ड्रग बाइंड टू द एल्ब्यूमिन, और जो बेसिक ड्रग होती है, बेसिक ड्रग बाइंड टू द अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ये सारे वन लाइनर डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। आप जीपैट की बात करो, नाइपर की बात करो, किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की बात करो, ये वन लाइनर डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन ही है, तो उसको आपको एकदम दिमाग में बैठा के रखना। अगला आता है ड्रग्स। ड्रग्स लाइक डिजॉक्सिन जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं लीवर एंड किडनी टिश्यू में, जो कि हमारा क्या होता है, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। प्रोडक्ट्स बिकम एक्टिव इन द बॉडी। प्रोडक्ट क्या होती है, जो जाके बॉडी के अंदर जाके एक्टिव होती है, फॉर एग्जाम्पल, और फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल लीवोडोपा टू कन्वर्टेड इनटू द डोपामाइन। फेज वन मेटाबॉलिज्म। फेज वन मेटाबॉलिज्म इंक्लूड द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड साइक्लाइजेशन। फेज वन मेटाबॉलिज्म हमारे कौन कौन से रिएक्शन इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस एंड साइक्लाइजेशन। नेक्स्ट वन इज अ फेज टू मेटाबॉलिज्म। और हमारे पे यहाँ पे एक होता है कि जो फेज वन रिएक्शन होता है उसमें माइक्रोसोमल एज वेल एज नॉन माइक्रोसोमल दोनों एंजाइम काम करते हैं। फेज टू में माइक्रोसोमल इज ओनली ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन, एंड रिमेनिंग जितने भी होते हैं वो सारे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम से काम होता है। फेज टू मेटाबॉलिज्म इंक्लूड कॉन्जुगेशन रिएक्शन, एग्जांपल ग्लूकोरोनेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन एंड ग्लूटाथियोन कंजुगेशन। नेक्स्ट इज हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन एक स्पेसिफिक टाइप का एलिमिनेशन है जहां पे एंजाइम्स का कोई रोल नहीं होता है। वहां पे डायरेक्टली क्या हो जाता है कि स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के कारण वहां पे ड्रग का एलिमिनेशन हो जाता है, और जो ड्रग जाती है हॉफमैन एलिमिनेशन में वो होती है आपका एट्राक्यूरियम। एंड दिस वाज द क्वेश्चन फॉर द जीपैट 2000 एंड आल्सो इन 2013 एग्जाम। ओके, नेक्स्ट CYP एंजाइम इंड्यूसर। अब एंजाइम इंड्यूसर्स भी होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स भी होते हैं। एंजाइम इंड्यूसर्स और एंजाइम इनहिबिटर दोनों का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंजाइम इंड्यूसर्स क्या करते हैं, एंजाइम इंड्यूसर करते हैं एंजाइम क्या मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिससे हमें क्या होता है, डोज को बढ़ाना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देते हैं, तो ड्रग ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहती है, जिसकी वजह से हमें ड्रग के डोज को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है। So enzyme inducers include the rifampicin, phenytoin and barbiturates, whereas enzyme inhibitors include the cimetidine, erythromycin and ketoconazole. Next is the drugs excreted in urines are typically water soluble. जो water soluble drugs होती है वो mainly urine में excrete out हो जाती है। Ligand gated ion channel, that is the inotropic receptor. Now we are moving towards the pharmacodynamics. Ligand gated ion channel, that is the inotropic receptors, are the fastest acting receptors, and the time duration that take to for their action is in milliseconds. Whereas if we compare it with the G protein coupled receptor, they take the time in seconds, and enzymatic receptors in hours, or also nuclear receptors also take hours to act. But ligand gated ion channels, that is inotropic receptors, take only few milliseconds to act.
Now, G protein coupled receptor, also known as heptahelical receptor, serpentine receptor, are the largest family of the receptors. ठीक of cell membrane receptor. G proteins help transduce the signals from membrane bound receptors. Now, therapeutic index is an index of the drug safety. Therapeutic index indicates the safety of the drug and is the ratio between the toxic dose and the therapeutic dose of the drug. Okay. Now we are moving toward the autonomic nervous system. Adrenergic, that is alpha 1 receptor, cause the vasoconstriction and which result in increase the blood pressure of the body. Now beta 1 agonist like dobutamine increase the cardiac output of the body. Okay? Now beta 2 agonist like solbutamol, these relax the bronchial muscles, and adrenergic drug like ephedrine are used in the nasal decongestion. Okay? Now one more important terminology, एक और important terminology यहाँ पे Dale's vasomotor reversal. Dale's vasomotor reversal जो होता है वो किसके साथ देखने को मिलता है? वो मेनली देखने को मिलता है with the prior alpha blockade. ठीक है. Beta blockers like atenolol are cardioselective and used in the hypertensive. Cardioselective beta blockers like atenolol, labetalol, these are used in the hypertension treatment. Next is the cholinergic receptors, include the nicotinic and muscarinic. Two types of cholinergic receptors are there. First one is nicotinic receptor and the second one is a muscarinic receptor. And if we further classify them, the nicotinic receptor is classified into two types, NN and NM receptor, whereas muscarinic receptors are classified into five types, M1, M2, M3, M4 and M5. Okay. Next, pilocarpine. Pilocarpine is a muscarinic agonist and is used in the treatment of the glaucoma. Anticholinesterase like neostigmine increase the acetylcholine level at the synapse. Anticholinesterase क्या करते हैं? जो cholinesterase एंजाइम जो कि हमारे cholinesterase का मेटाबॉलिज्म करता है उसको डिक्रीज कर देते हैं. तो इसी वजह से वो क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन का लेवल है वो बढ़ जाता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन का डिग्रेडेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है. Next, atropine. Atropine is a muscarinic antagonist and used in a treatment of organophosphate poisoning and it is also longest acting pediatric drug. Now, Myasthenia gravis. Myasthenia gravis is an autoimmune disorder which results from an antibodies that block or destroy the nicotinic acetylcholine receptor. मतलब क्या है? Myasthenia gravis हमारा एक autoimmune disorder है जो क्या करता है, जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराता है जो क्या करते हैं, जो हमारा निकोटिनिक जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है. अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि अब टेस्ट दो तरीके के टेस्ट होते हैं मैस्थेनिया ग्रेविस को जानने के लिए. एक होता है एमिलियोरेटिव टेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज अ प्रोवोकेटिव टेस्ट. इन एमिलियोरेटिव टेस्ट हम क्या करते हैं, हम इड्रोफोनियम देते हैं आईवी रूट से 2 mg एंड प्रोवोकेटिव टेस्ट में हम डी ट्यूबोक्यूरेरिन देते हैं आईवी रूट से 1 mg. ठीक है. इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है मैस्थेनिया ग्रेविस के लिए? ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है हमारी नियोस्टिग्मिन. ओके. बोटुलिनियम टॉक्सिन क्या करता है, वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को वो इनहिबिट करता है फ्रॉम द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. जो एसिटाइलकोलिन का रिलीज होता है उसको इनहिबिट कौन करता है? उसको इनहिबिट करता है बोटुलिनियम टॉक्सिन. ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ेंगे हम लोग डी ट्यूबोक्यूरेरिन ब्लॉक करता है निकोटिनिक रिसेप्टर को एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे और विच रिजल्ट इन द मसल रिलैक्सेशन. जब हमारे पास क्या होता है कि निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है और मसल रिलैक्सेशन देखने को मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रग्स फॉर पार्किंसन के लिए जो ड्रग्स यूज होती है कौन सी होती है? लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है फॉर द पार्किंसन. माओबी इनिबिटर लाइक सेलेजिन प्रिवेंट द डोपामिन ब्रेकडाउन. ठीक है. माओबी इनिबिटर्स लाइक सेलेजिन जो हो गया वो डोपामिन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है क्योंकि माओबी एंजाइम जो होते हैं वो डोपामिन को ब्रेक डाउन करते हैं, डोपामिन का डिग्रेडेशन करते हैं. बट जब इनको हम इनिबिट कर देंगे तो डोपामिन का जो ब्रेकडाउन है वो प्रिवेंट हो जाएगा. ठीक है. नाउ एमेंटाडिन रिलीज द डोपामिन एंड इज यूज्ड इन द पार्किंसंस डिसीज. ठीक है. एमेंटाडिन क्या करता है? एमेंटाडिन हमारा डोपामिन को, अब हम लोग थोड़ा सीएनएस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. एमेंटाडिन क्या काम करता है? अब देखो मैं आपको वन लाइनर बता रहा हूँ, आपको वन लाइनर के साथ साथ क्या करना है, क्योंकि मैं कंप्लीट क्लासिफिकेशन तो करा नहीं सकता क्योंकि हमारे गोल्डन पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं आगे. तो आपको इन गोल्डन पॉइंट्स को कोरिलेट करना है. कैसे? इन गोल्डन पॉइंट्स को कोरिलेट करना है आपको अपनी नॉलेज के साथ. लाइक मैंने अभी माओबी इनिबिटर्स के बारे में बताया तो आपको माओबी से माओ ए रिलेट होना चाहिए. कौन कौन से माओबी इनिबिटर्स होते हैं वो आपको तुरंत कोरिलेट हो जाना चाहिए. ठीक. तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके पढ़ोगे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. ठीक. नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे कि बेंजोडाइजेपिन जो क्या काम करते हैं, वो गाबा ए रिसेप्टर पे काम करते हैं और जिससे क्या हो जाता है कि जो क्लोरीन आयन का इनफ्लक्स है वो बढ़ जाता है. क्लोरीन आयन का इनफ्लक्स बढ़ता है तो हमारे पास क्या होता है, वो हमें सेडेटिव एक्शन देखने को मिलता है. नाउ बार्बिचुरेट्स इंक्रीज द गाबार्जिक इनहिबिशन वाया गाबा ए रिसेप्टर्स के साथ वो गाबार्जिक इनहिबिशन को इंक्रीज करते हैं. कौन? हमारा बार्बिचुरेट्स. नेक्स्ट वन इज अ बुस्पेरॉन इज अ 5-HT1A एगोनिस्ट एंड इट इज यूज्ड फॉर द एनेक्साइटी. बुस्पेरॉन को हम लोग एनेक्साइटी के रूप में यूज करते हैं, एनेक्साइटी के लिए यूज करते हैं, सॉरी. और ये हमारा क्या होता है? 5-HT1A एगोनिस्ट होता है. ठीक है.
नाउ SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिटर रीअपटेक इनहिबिटर लाइक फ्लुओक्सेटिन की अगर हम बात करें तो ये 5-HT सेरोटोनिन के इनहिबिट को रीअपटेक को इनहिबिट करता है और जिससे हमें डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करें हम लोग TCA क्या करता है, ये ब्लॉक करता है रीअपटेक किसका, नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, बट कॉज द एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स इसमें देखने को मिलता है, ये एक इसका साइड इफेक्ट्स है। लिथियम की बात करें तो ये सोडियम फ्लक्सेस को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है और यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिसऑर्डर के लिए मेनली लिथियम का हम लोग यूज। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हमारे पास जो अगली बात आती है वो आती है किसकी, क्लोजापिन की। क्लोजापिन एक अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट्स है ऑन D4 और किस पे काम करता है, D4 रिसेप्टर पे और 5-HT2A रिसेप्टर पे काम करता है। देखो ये सारे वन लाइनर डायरेक्ट टू क्वेश्चन है एग्जाम के, तो इनको हल्के में नहीं लेना है, एकदम अच्छे से चीजों को आपको ध्यान देना है, आप इजिली कर ले जाओगे। ठीक है, चलो। ओपियोइड्स एक्ट मेनली वाया म्यू रिसेप्टर टू प्रोवाइड द एनाल्जेसिया। ओपियोइड्स किसके थ्रू मेनली काम करते हैं, म्यू रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली मेनली काम करते हैं। कोडीन क्या है, एक प्रोड्रग है जो कन्वर्ट होता है मॉर्फिन में और फिर वो क्या करता है, अपना एनाल्जेसिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नसैड्स की तरफ। नसैड्स क्या करता है, नसैड्स मींस हम अब थोड़ा ऑटोकॉइड्स और नसैड्स पे जाएंगे। नसैड्स इनहिबिट द कॉक्स एंजाइम ब्लॉकिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। नसैड्स क्या करता है, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम जो है उसको ब्लॉक कर देता है और जिससे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। और इसमें अगर हम बात करें तो पैरासीटामोल जो है वो नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है। ठीक है, नॉन एंटी इन्फ्लामेटरी एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक इज अ पैरासीटामोल। फिर हम बात करें नीमेसुलाइड क्या है, सिलेक्टिवली इनहिबिट द कॉक्स2, सिलेक्टिवली कॉक्स2 को इनहिबिट करता है जिससे जो हमारे गैस्ट्रिक जीआईटी के साइड इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। मीसोप्रोस्टल की अगर बात करें तो मीसोप्रोस्टल इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूज्ड टू प्रिवेंट द नसैड्स इंड्यूस्ड अल्सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नसैड्स इंड्यूस्ड अल्सर के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, हम लोग मेनली मीसोप्रोस्टल का यूज करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिमेटिडीन क्या करता है, H2 रिसेप्टर को इनहिबिट करता है। सिमेटिडीन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर तो है बट इसके साथ एक एडवर्स इफेक्ट है, ये क्या करता है, गायनेकोमेस्टिया कॉज करता है। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया कॉज करने की ड्रग का एक ट्रिक है, डिस्को करके ट्रिक है, तो आपको याद होगी। तो उससे क्या होता है कि ये क्या करता है, सिमेटिडीन जितने भी ड्रग गायनेकोमेस्टिया कॉज करते हैं आप उसके थ्रू याद कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, ये सिमेटिडीन जो है वो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक इनहिबिट तो करता है बट इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये गायनेकोमेस्टिया भी कॉज करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, ओमेप्राजोल इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक्टिंग ऑन हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस पंप। ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस एंजाइम जो है उस पे काम करता है ओमेप्राजोल और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंटाएसिड्स क्या करते हैं, एंटाएसिड्स हमारा न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के, और इसका एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आप देख सकते हो, ये एंटाएसिड का एग्जांपल है और जैसे इनका नाम सजेस्ट कर रहा है ये जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट थोड़ा सा अब हम जीआईटी में आ गए तो और आगे बढ़ेंगे जीआईटी को लेकर। देखो अभी तक हम काफी पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, अब धीरे धीरे करके हम पूरा कंप्लीट फार्माकोलॉजी कवर करने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, बाकी आप अपडेट्स बता सकते हो कि कैसा लगा वीडियो को। सक्रेलफेड इज एल्युमिनियम सॉल्ट ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज। सक्रेलफेड क्या है कि एल्युमिनियम सॉल्ट है किसका, सल्फेटेड सुक्रोज का, और प्रोटेक्ट द अल्सर बाय फॉर्मिंग अ फिजिकल बैरियर। अब ये फिजिकल बैरियर फॉर्म करके कैसे अल्सर से प्रोटेक्ट करता है ये समझने वाली बात है। सक्रेलफेड क्या होता है कि जब ये पीएच जैसे लोअर पीएच लाइक 4 पे पहुंच जाता है तो क्या कर देता है, ये यहाँ पे पॉलीमराइज हो जाता है, और जब पॉलीमराइज हुआ और साथ में क्या हो जाता है कि जो हमारा स्टोमक की वॉल है उस पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और जब स्टोमक की वॉल पे डिपॉजिट हो गया तो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, सिंपल सी बात है। ORS कंटेन द ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द डिहाइड्रेशन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में लाइक सोडियम एंड पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होता है और ये डिहाइड्रेशन के लिए इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़ा सा ब्रोमहेक्सिन एंड एस्टाइलसिस्टीन्स, ये क्या है, आर म्यूकोलाइटिक एजेंट्स एंड थिन स्पुटम। म्यूकोलाइटिक एजेंट मतलब क्या करता है कि ये म्यूकस को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है म्यूकस के बीच में उसको ये लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स बोलते हैं इनको हम। सेलब्यूटामॉल इज अ सॉल्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज्ड इन द अस्थमा। क्या ये सॉल्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, ये अस्थमा में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड या इप्राट्रोपियम आप बोल सकते हो, इज एन एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड इन सीओपीडी दैट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, उसमें हम लोग इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं और एक ये एंटीकोलिनर्जिक एजेंट होता है। नेक्स्ट इज अ बेक्लोमेथासोन इज एन इनहेल्ड स्टेरॉइड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहेल्ड स्टेरॉइड पे क्वेश्चन आता है कि विच इज एन इनहेल्ड स्टेरॉइड, तो बेक्लोमेथासोन इज एन इनहेल्ड स्टेरॉइड यूज फॉर द क्रोनिक अस्थमा। नेक्स्ट अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, केटोटिफेन इज यूज फॉर द प्रोफाइलेक्टिकली इन अस्थमा, मतलब एज ए प्रोफाइलेक्टिक एजेंट होता है जो कि हम अस्थमा और एलर्जीज में यूज करते हैं, जिसका क्या नाम है, इसका नाम है बेक्लोमेथासोन, केटोटिफेन, सॉरी।
नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम डिजिटैलिस। डिजिटैलिस क्या करता है, इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज, और ये क्या करता है साथ में जब सोडियम पोटेशियम एटीपेज को इनहिबिट करता है, जिससे रिजल्ट में क्या होता है, मायोकार्डियल कैल्शियम आयन इंक्रीज हो जाता है। और मायोकार्डियल कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है तो कहाँ पे क्या होता है, हमने देखा है कि जहाँ कैल्शियम वहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। सिंपल सी बात है। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन इज यूज्ड इन सीएचएफ एज वेल एज इन आर्टियल फिब्रिलेशन। सीएचएफ दैट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और साथ में क्या होता है कि हमारे पास और आर्टियल फिब्रिलेशन में भी हम लोग डिजॉक्सिन का यूज करते हैं। ओके, चलो, वन ऑफ द मेजर एजेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो अपने पॉइंट है वो है एमिडारोन, इज अ क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग विद अ लॉन्ग हाफ लाइफ। इसकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है और ये क्लास, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग बताया था, आपको क्लास 1 2 3 पूरा एक बार में रिकॉल हो जाना चाहिए, तब तो आप सब पढ़ रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो। बट अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है, आपको ये प्रिपरेशन को थोड़ा सा और इनहेंस करने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास निफेडिपिन। निफेडिपिन इज अ डाई हाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन हाइपरटेंशन एंड क्या करता है, एल्जाइमर में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डाईहाइड्रोपायरिडीन। नेक्स्ट इज अ विरापामिल। विरापामिल इज अ फिनाइल अल्काइल अमीन। अब देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की 3 क्लास है, डाईहाइड्रोपायरिडीन, बेंजोथाइजेपिन एंड फिनाइल अल्काइल अमीन। तो यहाँ पे हम लोग विरापामिल जो फिनाइल अल्काइल अमीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, यूज होता है एज अ कार्डियोवैस्कुलर एजेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस एंजाइम इनहिबिटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एंजियोटेंसिन 1 to 2 कन्वर्जन, मतलब एंजियोटेंसिन 1 के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन को ब्लॉक करते हैं। एग्जांपल इसका हमारे पास क्या है, इनहेलर। ठीक है, कैप्टोपिल, लिस्नोपिल, इनारापिल, जितने हैं सारे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लाइक लोसार्टन, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को डायरेक्टली। अब इसमें भी लोसार्टन, कैंडिसार्टन सारे यहाँ पे काम कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायूरेटिक्स के बारे में। डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसामाइड, ये किस पे काम करते हैं, ये लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं। थायाजाइड डायूरेटिक्स की बात करें लाइक हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये क्या करते हैं, ये पोटेशियम को लॉस कराते हैं। और अगर हम स्पिरिनोलैक्टोन की बात करें तो ये क्या होता है, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होता है और इसको हम लोग एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मैनिटोल जो है वो एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, जिसको हम लोग सेरेब्रल एडेमा में ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, और साथ साथ में ये और यूजफुल भी होता है किसमें, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाउकोमा, साथ में प्रिवेंशन ऑफ सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। बट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है पल्मोनरी एडेमा में, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेरेब्रल एडेमा एंड पल्मोनरी एडेमा बोथ आर डिफरेंट थिंग। सेरेब्रल एडेमा में तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है, बट पल्मोनरी एडेमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्लोनिडीन इज अ सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ेंगे, किसकी तरफ, अब हम आगे बढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की तरफ। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोलाजीन। हाइड्रोलाजीन कॉजेज डायरेक्ट आर्टियल डायलेशन एंड यूज इन द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज अ मिथाइल डोपा, इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। मिथाइल डोपा क्या है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। साथ में कुछ और भी है, एग्जांपल बीटा ब्लॉकर्स, क्लोनिडीन, डाईहाइड्रोपायरिडीन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में भी कार्डियो सेलेक्टिव लाइक लेबिटालॉल या कार्बिडोलॉल का हम लोग यूज करते हैं फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन रिलीजेस द नाइट्रिक ऑक्साइड कॉजिंग द वैसोडाइलेशन का कॉज करते हैं वो लोग। नेक्स्ट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज अ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एंजाइम। और सबसे बात लॉन्गेस्ट एक्टिंग क्या है, आइसोसोर्बाइड पेंट्रा नाइट्रेट। ठीक है, पेंटा एथिल टेट्रानाइट्रेट जो है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट होता है। वारफेरिन इनहिबिट द विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस। विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनकी सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 7, क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 10 आर द विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर, और जिनके ट्रीटमेंट को हमारा, जिनके सिंथेसिस को हमारा वारफेरिन इनहिबिट करता है। हिपैरिन एक्टिवेट द एंटीथ्रोम्बिन थर्ड टू द इनहिबिट द थ्रोम्बिन। हिपैरिन क्या करता है, एंटीथ्रोम्बिन थर्ड को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट किया जा सकता है। एस्पिरिन, एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को, इसीलिए इसको हम लोग हिट एंड रन भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, हिट एंड रन ड्रग बोलते हैं किसको, एस्पिरिन को। क्यों, क्योंकि ये कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्स एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, और जिसकी वजह से हमें प्लेटलेट एग्रीगेशन में प्रिवेंशन देखने को मिलता है, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होती, सिंपल सी बात है। स्टैटिन्स इनहिबिट द एचएमजी कोए रिडक्टेज लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। स्टैटिन क्या करता है, एचएमजी कोए रिडक्टेज को इनहिबिट कर देते हैं। अब एचएमजी कोए रिडक्टेज क्या करता है, जो एचएमजी कोए एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम है वो क्या करता है, एचएमजी कोए को कन्वर्ट करता है मेवोलोनेट में, बट स्टैटिन क्या करते हैं, उनको इनहिबिट कर देते हैं, तो उनका जो कन्वर्जन है वो नहीं हो पाता है। इजेटिमिब इनहिबिट द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करती है, कौन सी ड्रग है, वो है इजेटिमिब। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, कोलेस्ट्रामाइन बाइंड द बाइल एसिड प्रमोटिंग द कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन। वो क्या करते हैं, बाइंड्स बाइल एसिड से बाइंड करते हैं और कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज अ डेक्सामेथासोन इज अ यूज्ड इन अ सेपरेशन टेस्ट
डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट इज यूज्ड इन द कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम में हम लोग क्या यूज करते हैं? डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट। सल्फोनिल यूरिया स्टिमुलेट द इंसुलिन रिलीज, एग्जांपल ग्लिपेजिमाइड, टोलब्यूटामाइड हो गया, जिसमें से हमारे बात करें तो टोलब्यूटामाइड हो गया, क्लोरप्रोपामाइड, ये सारे ये दोनों फर्स्ट जनरेशन की सल्फोनिल यूरिया होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ग्लिबिंक्लामाइड हो गया, ग्लिपेजाइड हो गया ना, ग्लिमेपिराइड हो गया, ये सारे सेकंड जनरेशन की हमारे पास क्या होती है? सल्फोनिल यूरिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं पियोग्लिटाजोन इज अ पीपीआर गामा एगोनिस्ट इंप्रूविंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इसके साथ ही एक और होता है रोजीग्लिटाजोन भी होती है इसकी बैन, बट रोजीग्लिटाजोन क्या है? बैन है इंडिया में। मेथिमा अकारबोस इनहिबिट द अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिट डिलेइंग द कार्ब एब्जॉर्प्शन। अकारबोस क्या करता है? अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करता है, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है वो डिले हो जाता है। इंसुलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? इंसुलिन। Next is a levothyroxine is a synthetic T4 used in a hypothyroidism. Propylthiouracil inhibit the thyroid hormone synthesis and a peripheral conversion of T4 to T3 को inhibit करता है propylthiouracil। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ना मेथिमाजोल इज प्रीफर्ड ओवर द propylthiouracil एक्सेप्ट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर को छोड़ दो तो मेथिमाजोल को हम लोग प्रीफर करते हैं propylthiouracil को। और मेथिमाजोल क्या है? एक हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट है इसका, कार्बिमाजोल का। नेक्स्ट इज हाइड्रोकॉर्टिसोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एड्रेनल इनसफिशिएंसी। अगर एड्रेनल इनसफिशिएंसी है तो हमारी हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वहां पे वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है। नेक्स्ट टैमोक्सिफेन इज SERM यूज्ड इन ब्रेस्ट। व्हाट इज SERM? SERM इज अ सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट इज रेलॉक्सिफेन इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। Finasteride inhibit the 5-alpha reductase used in a PPS that is benzene prostatic hyperplasia के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। Sildenafil is a phosphodiesterase 5 inhibitor and used in treatment of erectile dysfunction. Aldronate is a biphosphate used in osteoporosis. Next is a vitamin D increases the calcium absorption from the gut। अब हम लोग हार्मोनल ड्रग्स को देख रहे हैं। कैल्सिटोनिन लोअर द ब्लड कैल्शियम एंड इनहिबिट द बोन रिसॉर्प्शन। ठीक है, वो क्या करते हैं? कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को लोअर करते हैं और बोन रिसॉर्प्शन को भी प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज द डेस्मोप्रोसिन यूज्ड इन द डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में डेस्मोप्रेसिन का हम लोग यूज करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड टू इंड्यूस द लेबर एंड कंट्रोल द पोस्टपार्टम हेमरेज को ट्रीटमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पेनिसिलिन इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को ब्लॉक करके बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है कौन सी ड्रग? पेनिसिलिन। अब हम एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर देखेंगे, जो कि आज के वीडियोस का लास्ट पार्ट है, वो हम लोग फटाफट से देखेंगे। वैंकोमाइसिन इज यूज्ड for MRSA and it works by the inhibiting the bacterial cell wall synthesis। MRSA मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस। स्टेफेलोकोकस ऑरियस के ट्रीटमेंट के लिए पहले हम लोग मेथिसिलिन का यूज करते हैं। जब मेथिसिलिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो बन जाते हैं MRSA, उनके लिए हम लोग वैंकोमाइसिन का यूज करते हैं। और अगर वो वैंकोमाइसिन से भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? तो बन जाएंगे वर्सा, दैट इज वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफेलोकोकस ऑरियस। तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग करते हैं क्या? लिनाजोलेट का यूज करते हैं। Next one is tetracycline inhibit the protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit। Aminoglycosides are bactericidal in nature and having the adverse effects of ototoxicity। एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन। मतलब जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो बैक्टीरिसाइडल के नेचर के होते हैं, बट में एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि होती है ओटोटॉक्सिसिटी। मैक्रोलाइड्स आर लाइक इरेथ्रोमाइसिन इनहिबिट द 50S सबयूनिट ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम। मतलब मैक्रोलाइड्स कैसे काम करते हैं? 50S सबयूनिट को इनहिबिट करते हुए काम करते हैं। रिफम्पिसिन इनहिबिट द RNA polymerase and is used in the treatment of the tuberculosis। Isoniazid inhibit the mycolic acid synthesis and is a first line anti-tubercular drug। Metronidazole is effective against anaerobes and protozoa। metronidazole किसके अगेंस्ट में इफेक्टिव होती है? anaerobes and protozoa के अगेंस्ट में। Cotrimoxazole is a combination of sulfamethoxazole and trimethoprim। ठीक है, cotrimoxazole किसमें होता है? sulfamethoxazole और trimethoprim का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लोरोक्विनोलोन्स इज लाइक अ सिप्रोफ्लॉक्सासिन इनहिबिट द DNA गाइरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स। Alkylating agents like cyclophosphamide ये क्या करते हैं? ये क्रॉस लिंक द DNA एंड कॉज द माइलो सेपरेशन कॉज करते हैं। DNA की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है जिससे माइलो सेपरेशन देखने को मिलता है। मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज व्हिच रिजल्ट इन द ब्लॉकेड ऑफ द DNA सिंथेसिस। नेक्स्ट वन इज अ 5-fluorouracil is a pyrimidine analog and it act by the inhibiting the thymidylate synthetase एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। Vincristine inhibit the microtubule formation and can cause the peripheral neuropathy कॉज कर सकता है। डॉक्सोरिबोसिन इंटरकैलेट्स द DNA। ये क्या करते हैं? DNA के इंटरकैलेशन कॉज कर देते हैं जिससे क्या होता है? फ्री रेडिकल जनरेशन होते हैं डॉक्सोरिबोसिन के थ्रू। सिस्प्लेटिन क्या काम करता है? सिस्प्लेटिन कॉज द DNA क्रॉस लिंकिंग एंड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। DNA क्रॉस लिंकिंग कॉज करता है, बस इनका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, दैट इज अ नेफ्रोटॉक्सिसिटी।
ब्लियोमाइसिन कॉज द डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स पल्मोनरी टॉक्सिसिटी के लिए जाना जाता है ब्लियोमाइसिन। ओके ओके तो इस तरीके से हमने कंप्लीट फार्माकोलॉजी कवर कर दी 100 से ज़्यादा ऑनलाइनर्स के फॉर्म में। ठीक है, इसको एक दो बार वीडियो देख लेना, 2x पे देख लो, देख के आराम से जाना, पेपर बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियोस जो मैंने चैनल पे डाले हैं तो वो भी आप देख सकते हो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, वो भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, काफ़ी आपने बहुत मेहनत करी इतने दिनों से, तो अपनी प्रिपरेशन पे फिर ध्यान रखना, अपने प्रिपरेशन पे फोकस करो, भरोसा रखो, पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।